हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो हेयर यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो 13 जनवरी 2024 को आइल्स एग्ज़ाम इंडिया में जो हुआ था उसका राइटिंग टास्क 1 कैसे लिखना है, ये क्या था और हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, इसको कैसे हम सिंपल वे में लिख सकते हैं, वो सब हम बात करेंगे। एंड जब आपको राइटिंग टास्क 1 मिल जाता है तो उसके बाद क्या करना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये अभी इंडिया में आया है, तो इतनी जल्दी इंडिया में रिपीट नहीं होगा, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में, नेबरिंग कंट्रीज़ में आ सकता है ये, ठीक है। पहले इंडिया में आ जाता है, फिर आसपास के कंट्रीज़ में रिपीट होता रहता है। तो अभी मेरे को ये मिल गया है, मेरे को एग्ज़ाम में राइटिंग टास्क 1। अब मैं क्या करूँगी, मैं पढ़ूँगी इसको। सबसे पहले इसका जो टॉपिक है, टाइटल है इसका, वो पढ़ना है, प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्री इन द यूके। ये बात हो रही है, इसमें मुझे 3 कैटेगरीज दिख रही हैं। ये एक तो ये कैटेगरी है, फिर ये है, फिर ये है, अलग अलग कलर की हैं, लेकिन वहाँ कलरफुल नहीं होगा। वहाँ पे डार्क लिख देंगे, आपका डार्क पेंसिल से डार्क ब्लैक बना देंगे, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, ऐसे करके बना देंगे। तो पहली है पेपर एंड पैकेजिंग, दूसरी है पर्पल वाली वुड पल्प, फिर है स्वैन वुड, ठीक है। और यहाँ लिखा है प्रोडक्शन जो है इन मिलियन टन्स में हो रही है, ठीक है। और ये 0 से लेकर 350 तक ये नंबर है। और ईयर्स 3 ईयर्स है, 1980 टू 2000, तो मतलब 20 साल का जो गैप हुआ है वो बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन ईयर्स 3 हैं। अब सबसे पहले मुझे मिल गया है, तो मैंने देख लिया कि ये ग्रीन वाला देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, और ये जो है एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है ट्रेंड, ठीक है। तो ओवरऑल जब हम लिखेंगे तो एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, और एक फ्लक्चुएशन, लिटिल फ्लक्चुएशंस के साथ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है ये वाला। अब जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो साथ साथ में इनके ये नंबर्स भी निकाल के रखो, क्योंकि उस टाइम जब हम डिटेल लिखेंगे तो जल्दी जल्दी में हम कुछ और लिख जाते हैं। तो ये 150 से थोड़ा सा ऊपर है, और ये एग्जैक्ट 150 है। देखो मैंने ऐसे इसको लाइन करके एनालाइज किया। फिर यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो गया है, ये वाला, ये देखो 150 से नीचे जा रहा है ना, 150 की लाइन तो ये है। और ये वाली जो लाइन है ये कितने की है, ये 100 है बीच में, 100 और 150 के बीच में ये 130 लगा लो इसको, ठीक है। 130, और अगर आपको लग रहा है ये एग्जैक्ट नहीं है तो आप इसको जस्ट बिलो 150 मिलियन टन्स लिख सकते हो। और जैसे ये वाला है, जस्ट अबव 150 मिलियन टन्स लिख सकते हो, जस्ट क्रॉस द 150 मिलियन टन्स लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये 200 पे बिल्कुल एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट 200, और ये एग्जैक्ट नहीं है, ये 250 और 200 के बीच में, तो इसको हम 230 लिख सकते हैं। ये देखो 230 या 240 लगा लो आप, ठीक है। और यहाँ ये 250, एग्जैक्ट 250 वे, और ये जो जा रहा है ये देखो 350 के लाइन में है, बिल्कुल 350 टच हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने नंबर भी लिख लिया है। ऐसे कोई भी ग्राफ हो तो उसके नंबरिंग कर लेनी इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है, एनालाइज तो हमने कर लिया, प्लानिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं। वी हैव डन प्लानिंग ऑल्सो, कि प्लानिंग के उसमें हमने इसको पढ़ लिया है, इस ग्राफ को हमने सब कुछ एनालाइज किया है। बट आफ्टर डैट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यू शुड लर्न इट, 4 पैराग्राफ्स हमेशा होने चाहिए, 20 मिनट्स हमें स्पेंड करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। और 150 वर्ड्स जो है वो टारगेट मिनिमम का रखो, 170 180 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो इसको 15 मिनट्स में भी फिनिश हो सकता है, बट लास्ट में 2 मिनट इसको रीड कर लो ताकि आपकी मिस्टेक्स पता लगे, और कोई वर्ब आपने रिपीट किया है, कोई वर्ब, उसको चेंज कर पाओ, ठीक है। अब इसमें जब एनालाइज करते हैं तो हमने कैटेगरीज देखी, हमने ईयर्स देखी, और टेंस। ये टेंस क्या लगेगा, ये सब कुछ पास्ट में है, तो पास्ट टेंस ही यूज़ करना है, पैसिव वॉइस भी यूज़ करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट, अच्छा अभी आपको मैं एक वोकेबलरी दिखा देती हूँ जो राइटिंग टास्क 1 में वर्ब से रिलेटेड जो होती है, वो जैसे ये इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, ये कम इंक्रीज हुआ है, तो इनके लिए क्या वोकेबलरी, उस वोकेबलरी को लर्न करना इंपॉर्टेंट है अच्छे बैंड्स लाने के लिए। तो ये देखो, आप अभी इस वोकेबलरी को देखो, फिगर्स, जो भी हमारी फिगर्स होती है हम फिगर्स लिख सकते हैं। ये परसेंटेज वाला पाईग्राफ वगैरह होता है, पाई चार्ट, तो उसमें परसेंटेज, प्रोपोर्शन, परसेंटाइल ये भी लगा सकते हैं। फिगर्स, अकाउंट्स, अमाउंट्स, और जब पास्ट टेंस है तो अकाउंटेड टू, अमाउंटेड टू, ठीक है। तो जब ये वर्ब्स, ये हम एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं। शार्पली, जैसे शार्पली हमारा अभी जो
ऐसे जा रहा था ना ग्राफ, तो उसके लिए शार्पली इंक्रीज, सडनली, रैपिडली, ड्रामेटिकली, सिग्निफिकेंटली, स्टेडीली, कंसिडरेबली, ये हम लगा सकते हैं। या शार्प, सडन, ग्रेजुअल, स्टीप, ये हम एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं। लेकिन इंक्रीज डिक्रीज तो वर्ब लगानी होगी ना, और लेकिन उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इंक्रीज डिक्रीज पूरे ऐसे में अगर हम लिखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज तो सेम वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे अब समझा देती हूँ इसके थ्रू। ये अपवर्ड जो है ये वर्ड टेबल में भी काम आएगा, ऐसा नहीं है कि ये लाइन ग्राफ में ही काम आएगा, बार ग्राफ में भी काम आता है। सो तो अप ऐसा ऊपर एकदम जा रहा हो तो अपवर्ड, ये नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड, और ये जो है ना ये जो बिल्कुल ऐसे वाला, इसको स्टीप बोलते हैं, कि एकदम सीधे वाला जो होता है ना, स्टीप राइज। ठीक है, ये है प्लेट्यूड, मतलब स्टेबल हो गया है, स्टेबलाइज भी बोल सकते हो। और यहाँ थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है तो स्लाइटली डिक्लाइन होता है। ये वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है लर्न करने टास्क 1 में। डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो, आपको लर्न हो जाएगी। अब बढ़ने वाली वोकेबलरी क्या होगी? राइज, एराइज, इंक्रीज, क्लाइम, ग्रोथ। पास्ट टेंस है तो भाई इनका सेकंड वर्ब लगा लो। ये डिक्रीज है, नीचे जाने वाला ग्राफ को, ए ड्रॉप, फॉल, डिक्लाइन। ए डिप, डिप मतलब ये डिक्रीज। पीक एट मतलब बढ़ गया। हिट ए हाई ऑफ द ग्राफ, जो सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट होता है ग्राफ में वो। रिमेन स्टडी एंड रिमेन अनचेंज्ड, तो रिमेन स्टडी अनचेंज मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, जैसे जिसको ये प्लेट्यूड बोलते हैं, जिसको ये स्टेबल काइंड का थिंग बोलते हैं। ठीक है, ये वोकेबलरी आप लर्न करो। अब इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तब तक आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, एंड लाइक भी कर दीजिए, एंड एक अच्छा सा कमेंट भी डाल दीजिए वीडियो पे। अब मैं आपको राइटिंग टास्क 1 का क्वेश्चन दिखाती हूँ, और इसको कैसे पैराफ्रेज करना है ये भी देखते हैं अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहता है? द लाइन ग्राफ बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ paper, wood and sawn wood in the UK from 1980 to 2000। देखो मैंने कैसे किया है, द गिवन लाइन ग्राफ, द प्रेजेंटेड लाइन ग्राफ भी लिख सकते हो। ये तो आंसर में लिखना ही नहीं होता है, ठीक है। शोज की जगह पे मैंने वर्ब चेंज किया, इलस्ट्रेट्स और डिपिक्ट्स भी लिख सकते हो। ये 2-3 वर्ब्स याद कर लो शोज की जगह पे। द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ 3 डिफरेंट वुड कैटेगरीज, तो यहाँ तो उसने नाम दे दिया ना, तो हमने सेम वर्ड्स तो लगाने नहीं है, थोड़ा पैराफ्रेजिंग करना है ना। 3 डिफरेंट वुड कैटेगरीज इन द यूनाइटेड किंगडम, यूके की जगह मैंने पूरा लिख दिया, ड्यूरिंग 3 इयर्स डेटा, 3 इयर्स डेटा। ठीक है, और नहीं तो सेम लिख दो, फ्रॉम 1980 टू 2000, ये सेम भी लिख सकते हो। ठीक है, अब डेटा किस चीज़ में दिया है हमें, ये देखो हर ग्राफ के साइड में लिखा होता है कि ये मिलियन टन्स है, केजीज में है या यूरोज में है, जो भी होता है वो हमें इंफॉर्मेशन पहले से ही बतानी होती है। द स्टेटिस्टिकल डेटा इज प्रेजेंटेड इन मिलियन टन्स। ठीक है, ये अपना सेटिस्फैक्ट्री, अपना क्या हुआ, इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया है। और चाहो तो इसको विच इलस्ट्रेट्स भी लिख सकते हो, विच कंपेयर्स या इलस्ट्रेट्स भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। अब ओवरऑल पैराग्राफ, ओवरऑल में क्या लिखना होता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट का बताना होता है कि कौन सा अपवर्ड जा रहा है, कौन सा डाउनवर्ड जा रहा है, कौन सा स्टेबल है, मेनली हमें यही डिस्कस करना है। तो इसमें ओवरऑल में देखो मैंने क्या लिखा है, ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये हर ओवरऑल में लिखो, इट्स इम्पॉर्टेंट, ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर डालने इम्पॉर्टेंट है। It can be clearly seen that the production of paper and packaging wooden items experienced, फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात हो रही है, experienced a significant growth और ड्रामेटिक ग्रोथ थ्रू आउट द टाइम पीरियड आप बोल सकते हो, और अपवर्ड ट्रेंड भी लिख सकते हो। वेरियस द अपोजिट ट्रेंड, अपोजिट डाउनवर्ड ट्रेंड, यहाँ मैं डाउनवर्ड डाल देती हूँ, डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलोड बाय अदर 2 रिमेनिंग प्रोडक्ट्स इन द ग्राफ। ठीक है, और बल्कि यहाँ पे एक ही डाउनवर्ड हो रहा है, दूसरा थोड़ा सा बढ़ गया, तो फिर तीसरे के बारे में भी लिख सकते हो, ऑन द कॉन्ट्रेरी, या फिर वेयर एज थर्ड कैटेगरी विच शोड लेस, विच शोड इज स्मॉल परसेंटेज, विच शोड ए लिटिल इंक्रीज इन द little growth in the production of third category. There was a little increase, there was a increase in the production of
पर्पस वुड पल्प, ठीक है। तो अगर लिखना चाहो, वरना तो इस लिख दो कि अपोजिट ट्रेंड फॉलो हो रहा था, तो ये लिख सकते हो। अब इसको लिखना कैसे है, इस बॉडी पैराग्राफ्स को कैसे लिखना है, बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3, हम क्योंकि 3 कैटेगरीज हैं और 3 ही ईयर्स हैं, या तो आप अलग अलग कैटेगरी को लेके एक एक पैराग्राफ बना दो या ईयर वाइज लिख दो। मैंने आज ईयर वाइज लिखा है, एक ईयर पकड़ूंगी और तीनों को बता दूंगी, एक ईयर पकड़ूंगी और तीनों का कंपेयर हो जाएगा। तो मैं आप सबसे पहले 1980 में देखो, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है, ठीक है। तो ये तीनों ने अलग अलग 150, जस्ट अबव 150, 200 और 230 मिलियन टन्स पे इन्होंने शुरुआत की थी। देखो मैंने कैसे लिखा है, इन 1980 और लुकिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, ऐसे भी लिख सकते हो, बट इससे स्टार्ट करो, ज़्यादा कनेक्टर्स नहीं चाहिए। इन 1980 पेपर एंड पैकेजिंग initiated with the highest production with 230 million tons, which was chased by second category wood pulp at 200 million tons। देखो पहले इसने सबसे ज़्यादा शुरू किया और उसको चेज करता हुआ सेकंड कैटेगरी ये था 200 मिलियन टन्स पे। वाइल स्वैनवुड रैंक्ड लास्ट, स्वैनवुड जो सबसे लास्ट है विच फिगर्ड आउट एट जस्ट 150 मिलियन टन्स इन द यूके, ठीक है। सो तो स्वैनवुड जो है ये सबसे लास्ट है। आई थिंक मैंने कैटेगरी का नाम गलत लिखा, वुड पल्प तो यही है, हाँ स्वैनवुड ब्लू है, तो ये मैंने नाम लिखा। ऐसे अगर गलत लिख कर आओगे तो रैंक्ड लास्ट स्वैनवुड नहीं, ये वुड पल्प है जो ये है, और ये वाला जो है सेकंड कैटेगरी ये है स्वैनवुड, तो ये मैंने ऐसे ही गलत लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अब नेक्स्ट 1990 की बात हो रही है, इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स गैप 1990। देखो अब इसमें देखो क्या लिखा है कि ये दो एक दूसरे को कट कर रही हैं और दोनों 150 पे पहुंची हुई हैं, और 250, ये वाला 230 से 250 पे पहुंच गया। तो ये वाला डिक्रीज हुआ है, ये वाला इंक्रीज हुआ है थोड़ा थोड़ा, और ये ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये कमी हुआ है, बल्कि पर्पल वाला ये कमी हुआ है। इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स इट कुड बी वर्थ नोटेड दैट, ये जो लाइन है ये ऐसी लाइन लर्न करो जो मैं बता रही हूँ, ये आपके मार्क्स लाने में हेल्प करेंगी। देयर वॉज ए स्लाइट इंक्रीमेंट इन पेपर एंड पैकेजिंग विथ जस्ट टचिंग 250 मिलियन टन्स। पेपर एंड पैकेजिंग दिखाऊँ मैं आपको, ये जो बताया था यहाँ से यहाँ चलेगा, तो हमने क्या लिखा, स्लाइड इंक्रीज। सो तो उसके बाद ऑन द अदर हैंड ए शार्प डिक्लाइन वॉज डिस्प्लेड विथ 50 मिलियन टन्स फ्रॉम, अच्छा ये किस में था, ये देखो ये सैंडलवुड वाले में था, सॉरी स्वैनवुड वाले में शार्प डिक्लाइन वॉज डिस्प्लेड विथ 50 मिलियन टन्स फ्रॉम 200 टू 150 मिलियन टन्स। दिखाती हूँ, देखो ये यहाँ से यहाँ चला गया, हमने इसको लिखा शार्प डिक्लाइन, ठीक है। अब ये इसमें ठीक लिखा है, ए शार्प डिक्लाइन इन सैंडलवुड सॉरी स्वैनवुड वॉज डिस्प्लेड, ऐसा करके मैंने गैप दिया है पहले और फिर ये नंबर लिख दिया। फिर लास्टली वुड पल्प प्रोडक्शन सॉ स्लाइट फॉल एट 150 मिलियन टन्स फ्रॉम 160 मिलियन टन्स। सी देखो ये थोड़ा सा और भी 150 से ये नीचे चला गया है, ठीक है। 150 नहीं, ये कहाँ से कहाँ चला गया है, फ्रॉम 160, हाँ ये देखो 160 से 150 पे आ गया है। अब थर्ड पैराग्राफ को हमने कैसे शुरू किया, हाउ एवर द स्टोरी वॉज डिफरेंट इन 2000 वाइल देर वॉज ए वाइल से शुरू किया मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाइल देर वॉज ए ड्रामेटिक ग्रोथ इन पेपर एंड पैकेजिंग प्रोडक्शन विद हाईएस्ट फिगर्स एट 350 मिलियन टन्स इन द लाइन ग्राफ। सी दिस, पहली लाइन को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, अब आप पूरा देखो, ये सबसे हाईएस्ट है, तो मैंने क्या लिखा है, while there was a dramatic growth in paper and packaging production with highest figures at 350 million tons in the line graph। अब सेकेंड लाइन के बारे में, on the contrary the production of this blue वाला Swan witnessed a gradual decrease, एक और भी नीचे आ गया, ग्रेजुअल डिक्रीज फ्रॉम 150 मिलियन टन्स टू 130 मिलियन टन्स विच वॉज रिफ्लेक्टेड ए लोवेस्ट। अब ये लोवेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हाईएस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा था
इन लाइन ग्राफ. ओके, सो फाइनली अब ये वाला रह गया इसके बारे में जिसने थोड़ा इंक्रीज किया है. फाइनली वुड पल्प प्रोडक्शन pattern was more complex and changed from 150 to 170 million tons. No, it is not 170. या यू कैन से 171. हाँ, 170 हम लिख सकते हैं, और जस्ट अबव 150 मिलियन टन्स लाइन ग्राफ. ओके, सो ऐसे लिख सकते हैं. हमारा पूरा ग्राफ मैंने आपको दिखाया.